जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर आज हमारा। आज के लेक्चर में हम ओरिएंटेशन ही है, इसमें कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन होगा आपका, और प्रोबेबली ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कैफ की ये पहली अटैम्प्ट है, ऐसा ही है? हाँ जी। तो इसमें ख़ास तौर पे जो बिज़नेस लॉ का पेपर है, ये आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर का पैटर्न वगैरह क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो अभी पीआरसी का रिज़ल्ट अवेटिंग है? आप सारे स्टूडेंट्स पीआरसी क्वालिफाई कर चुके हैं? चलिए ठीक है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में कुछ मज़ीद ऐसे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करें जो कि पीआरसी के जो आजकल पेपर हो रहे हैं इसके बाद आए। तो शुरू के 2 से 3 जो लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी मैं स्लो रखूँगा, ठीक है। एक तो वैसे भी नया सब्जेक्ट है, तो नए सब्जेक्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो स्टार्ट के कुछ लेक्चर में स्लो चलें तो बेहतर है। और फिर जो हमें 3 दिन के बाद पेपर गालबन ख़त्म हो रहे हैं पीआरसी के, हाँ जी, तो उसके बाद जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे उन्हें साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। तो आज का लेक्चर है ओरिएंटेशन। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया कि तकरीबन 2008 16 साल पहले। फिर इसके बाद कुछ अरसा फर्म में जॉब की, जिस फर्म से आर्टिकल्स किए मैंने, और फिर 2009 में मार्च 2009 में टीचिंग प्रोफेशन को फुल टाइम बेसिस पे ज्वाइन किया। तब से आज तक मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ। अब आते हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की तरफ। सब्जेक्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पीआरसी आप सब स्टूडेंट ने पास कर लिया। पीआरसी में और कैफ में जो सबसे बड़ा फ़र्क है, कैफ में जो पेपर होंगे वो पीआरसी में कंप्यूटर बेस्ड होते थे, कैफ में जो पेपर्स हैं वो आपके कंप्यूटर बेस्ड नहीं हैं, ठीक है। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 95% स्टूडेंट्स मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो मैनुअली पेपर देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नहीं। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आप आई कैप के जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं वहाँ पे जाते हैं एग्ज़ाम वाले दिन और पेपर देते हैं, ठीक है। और एक होता है होम बेस्ड पेपर, कि आप जो है घर से भी बैठ के पेपर दे सकते हैं, लेकिन वो कोरोना के दिनों में पॉलिसी लॉन्च हुई थी। प्रोबेबली अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आप में से तकरीबन सारे स्टूडेंट्स सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन को फॉलो करेंगे। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पीआरसी में जितने भी क्वेश्चंस आपके पास पेपर आते थे एमसीक्यूज बेस्ड होते थे। जो कैफ लेवल के पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है। कुछ पेपर में एमसीक्यूज आते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी एक सर्टन वेटेज है। जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो तकरीबन 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। जैसे हमारा ये जो कैफ फॉर बिजनेस लॉ का पेपर है, इसमें भी 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन वो आपने कंप्यूटर पे नहीं करने होंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करने नहीं, बल्कि वो आपको आंसर स्क्रिप्ट दी जाएगी, उसके ऊपर आपने लिखने होंगे उनका आंसर। तो जो बेसिक डिफरेंस है पीआरसी में और कैफ में, सबसे बड़ा फर्क वो ये है कि पीआरसी में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, कैफ में एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है, रिटन बेस्ड है, आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे पहले भी आपने शायद प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन चूंकि पीआरसी में ज़्यादा फोकस एमसीक्यूज बेस्ड होता है तो शायद गवर्नमेंट टीचर जो है रिटन प्रैक्टिस कम करवाते होंगे, शायद, मेरा ख्याल है। लेकिन कैफ लेवल पे आपको रिटन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट का की नेचर क्या है? लीगल सब्जेक्ट है। यानी लीगल का मतलब क्या हुआ? इसमें हम कोई लॉ पढ़ेंगे, कानून क्या कहता है, लॉ कोई एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे बिजनेस में डिफरेंट सिचुएशंस में वो लॉ कैसे अप्लाई होता है। लेकिन याद रखें, ये लॉ वो लॉ है जो बिजनेस से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड वाला लॉ नहीं है। इसमें तरीकाकार क्या होगा? हम बिजनेस के ऊपर जो बड़े बड़े लॉज एप्लीकेबल हैं उन लॉज को पढ़ेंगे, और फिर हमें वो कंसेप्ट समझाने के बाद
डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस देगा और हमसे रिक्वायर करेगा कि इस बिजनेस सिचुएशन में आप इस लॉ को अप्लाई करें। बताइए कि इसमें कौन सही है, बायर सही है या सेलर सही है, ठीक है, कौन सही है कौन गलत, और जो गलत है अब उसके पास क्या ऑप्शन है, अब उसको कैसे ठीक कर सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह का हम बिजनेस सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उस लॉ की रोशनी में जो हमने पढ़ना है। प्री रेक्विजिट्स क्या है, यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है? इसका जवाब है नहीं, ज़रूरी नहीं है। यानी अक्सर आपने देखा जैसे अकाउंटिंग है, FR1 है, उससे पहले अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने शायद आपको इल्म हो कि FR2 एक पेपर है हमारा कैफ लेवल का, उससे पहले FR1 पास करना लाजमी है। एक पेपर है मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसको अटेम्प्ट करने से पहले CMA का पेपर पास करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स की प्री रिक्विजिट्स होती हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कोई दूसरा पेपर पढ़ना या पास करना लाजमी नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल इसका मॉडरेट है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। इसमें जो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित हो सकती है वो है केस स्टडी स्टाइल क्वेश्चंस। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पासिंग परसेंटेज पास्ट में इसकी क्या रही है? लगभग 40%, ठीक है। और इसको मज़ीद इम्प्रूव किया। अच्छा, ये ICAP की ओवरऑल परसेंटेज है, ठीक है, हमारी क्लास की परसेंटेज नहीं है। हमारी क्लास अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी तो ये परसेंटेज बढ़ के हो सकता है 60 पर पहुँच जाए, और अगर हमारी क्लास कम प्रैक्टिस करेगी, ठीक है, मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाता फॉर एग्जांपल, या आप उसकी हो जो होम असाइनमेंट्स में आपको देता हूँ उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर क्या होगा? ये परसेंटेज कम हो जाएगी। ओवरऑल ये पूरा ICAP की परसेंटेज है 40%, ठीक। पेपर पैटर्न क्या होगा? ये अहम चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपका जो एग्ज़ाम आएगा 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर? 100 मार्क्स। PRC में भी सारे पेपर 100 मार्क्स के होते थे। अच्छा, ओके। पासिंग परसेंटेज 50 मार्क्स ही हैं, 50 मार्क्स। ये 40% का मतलब ये नहीं है कि पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस 40% का मतलब क्या है कि अगर 100 स्टूडेंट्स पेपर देते हैं उनमें से 40 पास होते हैं। पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 50%। आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसके 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, या 3 समझ लीजिए सेक्शंस होंगे। वैसे सेक्शंस नहीं होते, क्वेश्चंस होते हैं। अलग से आई कि आपने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे नहीं किया होता, बल्कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक वो क्वेश्चन जो होते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे PRC में होते थे, ठीक है। फर्क सिर्फ ये होगा कि PRC में वो कंप्यूटर के ऊपर शो होते थे, यहाँ पे आपको पेपर के ऊपर शो होंगे। 15 नंबर के MCQs होंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे रिप्रोडक्शन वाले, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई कंसेप्ट जो बुक में लिखा हुआ है, ICAP आपसे रैंडमली उसका नॉलेज टेस्ट करेगा, आपसे कहेगा ज़रा इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दो, इस कंसेप्ट को रिप्रोड्यूस कर दो। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन क्वेश्चन। और फिर तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा केस स्टडी बेस्ड, केस स्टडी, जिसमें ICAP उसी कंसेप्ट को जो बुक में लिखा हुआ है उसे डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस आपके सामने प्रेजेंट करके कहेगा कि जरा जो सीखा है उसको अप्लाई करके दिखाओ। एक है जो आपने याद किया है उसको रिप्रोड्यूस करके दिखाओ, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसको इस सिचुएशन में अप्लाई करके दिखाओ कि क्या होगा, ठीक है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहलाता है। तो 3 तरह के क्वेश्चन हमें अपने पेपर में नजर आएंगे। कौन कौन से? MCQs बेस्ड क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट है। MCQs को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है,
रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है। अब ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिलहाल सिर्फ इतना बताया मैंने आपको कि मेथड डिफरेंट है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व होगा, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन किसी और तरीके से, और एमसीक्यूज किसी और तरीके से। जो पेपर में मार्क्स आएंगे 15 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा, ये कंफर्म 15 पूरे 15 नंबर का एमसीक्यू। फिर लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स 30% जो पेपर होगा वो आपका होगा थ्योरी बेस्ड और 40% केस स्टडी। एक मिनट है, 15% है, ये लगभग 35% और ये 50%। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो। अच्छा, अब अमूमी तौर पर सुन लें, ये बच्चों के लिए बहुत इजी पोर्शन साबित होता है। 15 में से 11-12 मार्क्स वो ले लेते हैं, जिसने सिलेबस कंप्लीट किया हो वो 15 में से 11-12 नंबर ले लेता है, ये इजी है। थ्योरी वाला क्वेश्चन ये भी नॉर्मली इजी ही साबित होता है, क्योंकि इसमें आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको याद किया होता है और उसको एज इट इज़ प्रोड्यूस कर देना होता है, तकरीबन एज इट इज़ प्रोड्यूस कर देना होता है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो रियल प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में आपको फेस करना पड़ेगी वो ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में केस स्टडीज़ हैं, आपको इंफॉर्मेशन कोई सिनेरियो देगा और उस सिनेरियो को आपने जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं अप्लाई करने होंगे। अमूमी तौर पे हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इससे पहले केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस अमूमी तौर पे नहीं करवाया जाता। ज़्यादातर स्टूडेंट को इसलिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। हाँ, जो स्टूडेंट्स ओ लेवल वगैरह करके आए हैं उन्हें अंदाज़ा होता है, वो इसमें कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए हम इस सेशन में ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करनी है, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सबकी होगी। इन तीनों में से ज़्यादा फोकस हमारा किसके ऊपर होगा? केस स्टडी। और आपने भी इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है। क्लियर? और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर लेक्चर लिया हमने, समझ आ गया, घर जाके याद भी कर लिया, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का और केस स्टडी का तो आपको पता चलेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर आप अपनी बुक को 100% भी याद कर लेना तो जब तक आपने जो याद किया समझा उसको डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करने के काबिल नहीं होंगे, आप पास नहीं हो सकते। 100% याद करेंगे फिर भी आप मैक्सिमम 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पोर्शन अटेम्प्ट करने के लिए 50 केस स्टडी वाला रिटन प्रैक्टिस, वो भी केस स्टडी की रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में समझ लीजिए सबसे अहम चीज़ मैंने आपको पेपर का स्ट्रक्चर बता दिया, पैटर्न बता दिया। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपने जब एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक नहीं कर देना, बल्कि आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखना है और ऑप्शन नंबर लिखना है। ठीक है? गलत फहमी की वजह से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं सर पीआरसी में तो जो क्वेश्चन आता था ना उस ऊपर ही टिक कर देते थे, हम सिलेक्ट कर देते ऑप्शन को। तो यहाँ पे भी हमारे सामने पेपर आया है तो हमने ऑप्शन बी को टिक कर दिया, डी को टिक कर दिया, लेकिन जो इन्विजिलेटर है एंड पे उसने क्वेश्चन पेपर हमसे लिया ही नहीं, वो तो सिर्फ आंसर शीट लेके चला गया। तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी ऑप्शन पे टिक लगाया हुआ है? तो भाई उसे नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपने करना क्या था, एमसीक्यूज को आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना, ये ज़हन में रखिएगा। तो कैफ लेवल पे जितने भी पेपर्स हैं इनमें जब एमसीक्यूज आएंगे कहाँ अटेम्प्ट करने हैं? क्वेश्चन पेपर के ऊपर या आंसर शीट पे? आंसर शीट पे, इसको याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें चूंकि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट की ये कैफ की पहली अटेम्प्ट है, तो कैफ में पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, ये मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं? क्या क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही? आंसर शीट पे। आंसर शीट पे करना क्या है? आंसर शीट पे आपने
जैसे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये छोटा सा पोर्शन यूज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए ये आपका पेज है, दरमियान में लाइन लगाएं, इधर लिखें क्वेश्चन नंबर, इधर लिखें करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में 1 2 3, आगे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बी डी सी। इस तरीके से लिखना है। लाइन दरमियान में नहीं लगाना चाहते ना लगाए, ये तरीकाकार भी एक्सेप्टेबल है। ऑप्शन क्वेश्चन का नंबर लिखा, एक होता है मेन क्वेश्चन एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1, वो तो ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर 15 एमसीक्यूज है ना तो वो रोमन में आपको एमसीक्यूज देगा। 1 एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने हर एक नंबर लिख के और इसको तरतीब से लिखे। बाद का स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 5 मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, पहले मैं क्वेश्चन इधर 5 लिख देता हूँ 5। ऐसे नहीं लिखना, लिखे सारे नंबरिंग तरतीब से लिखें, उसके बाद आपकी मर्जी है जिस मर्जी तरतीब से अटेम्प्ट कर लें। पहले 5 है, 5 के आगे करेक्ट ऑप्शन लिख लें। अहम चीज़, पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन की लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन एमसीक्यू का नंबर लिखना है और उसके आगे करेक्ट ऑप्शन लिखनी है। ऑप्शन की जो स्टेटमेंट होती है ना वो लिखना, वो टाइम वेस्टेज है, नहीं लिखना। एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करना है समझ आ गई आपको? ओके। दूसरी चीज़, हाउ टू अटेम्प्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, उसके हो सकता है 3 पार्ट्स हों, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आईकैप ये कहता है कि आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए हर क्वेश्चन, और अगर एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को भी अलग पेज पे करना है। ये डिफरेंस है होम असाइनमेंट करने में और पेपर करने में। होम असाइनमेंट में क्या होता है कि जिस लाइन, अगर एक पेज पे आप असाइनमेंट कर रहे हैं, दरमियान में क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर क्या करते हैं, लाइन लगा के उसी सफ़े पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है, ठीक, और ये अच्छी बात भी है, ठीक है, पेज बचाना चाहिए, बिला वजह क्यों ज़ाया करे। लेकिन आईकैप का जो पेपर चेकिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि आईकैप ये कहता है कि अगर पेज के दरमियान में कोई क्वेश्चन या उसका पार्ट ख़त्म हो गया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट जब आपने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। एवरी पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। ये बात समझ आ रही है? चाहे वो क्वेश्चन पेज के दरमियान में ख़त्म हो या चाहे वो सिर्फ पहली लाइन में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आपने पेज का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो क्या करना है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है उसको। ये बात समझ आ गई? पहले आपको बता दिया एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। दूसरे नंबर पे बताया अगर एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन के हर पार्ट को नए पेज से स्टार्ट करना है। ये बात क्लियर है? ठीक है, बार बार ना पूछिएगा कि सर अगर 3 लाइनें सिर्फ इस्तेमाल हुई हों फिर भी नए पेज से स्टार्ट कर लें, अगर 2 लाइनें इस्तेमाल की हों फिर भी नए पेज से स्टार्ट कर लें, सर अगर 1 लाइन सिर्फ इस्तेमाल की है फिर भी अगला क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करें। बिल्कुल, हर क्वेश्चन, एक लफ्ज भी लिख दिया ना अगर आपने एक पेज के ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन का कहाँ से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पेज से। ये बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, क्या एग्जाम में क्वेश्चंस को ऑर्डर में करना जरूरी है? यानी अगर फर्ज कीजिए 8 क्वेश्चन है, क्या मैं पहले क्वेश्चन 8 कर सकता हूँ, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 5, फिर 4, फिर 6, क्या ऐसे कर सकता हूँ मैं? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। और ये तो है फिर एक इजी डिसीजन होगा आपके लिए। इससे भी आगे चलते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन भी रैंडम कर लूँ? पहले क्वेश्चन 6 का पार्ट ए, फिर 8 का पार्ट बी, फिर 4 का पार्ट सी, ऐसे कर सकता हूँ? ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है, ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जब आपने एक बड़ा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ना, तो उसके 2 या 3 जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट निपटा के फिर अगले बड़े क्वेश्चन की तरफ चलें। यानी रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि आप मेन क्वेश्चंस का ऑर्डर आगे पीछे कर लें, उसके जो पार्ट्स हैं ना वो इकट्ठे ही करें। अगर क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया ना, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स इकट्ठे करें, ये रिकमेंडेड अप्रोच है। वरना कोई पाबंदी नहीं है, जिस मर्जी क्वेश्चन का जो मर्जी पार्ट पहले करें और जिस मर्जी क्वेश्चन का जो मर्जी पार्ट बाद में करें। डन जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ब्लैक पेन। एग्जाम में आपने सिर्फ एक पेन यूज करना। एक मिसकंसेप्शन होती है क्या कि अगर मैं खूबसूरत लिखूंगा ना, अच्छा लिखूंगा, अच्छी राइटिंग, तो मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे तो पास होने का चांस बढ़ जाएगा। सीए में याद रखिए, अच्छी राइटिंग के मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते और बुरी हैंड राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि समझ आ जाए लिखा क्या हुआ है, समझ आ जाए कि लिखा क्या हुआ है, बस इतनी को अच्छी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के ऊपर एफर्ट करते हैं या डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के ज़रिए से उसके जो प्रेजेंटेशन है उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि आईकैप ये कहता है आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है एग्ज़ाम में। क्या? सिर्फ ब्लैक पेन। बाज़ औक़ात ब्लू यूज़ करते हैं, ब्लू कलर यूज़ करते हैं, रेड कलर यूज़ करते हैं, ये हरगिज़ यूज़ नहीं करने। आज ही एक काम कीजिए कि आप के जितने भी ब्लू या रेड पेन हैं, बॉल पॉइंट्स वगैरह हैं, वो सब छोटे बहन भाई को दे दें। खुद सिर्फ आपने क्या करना है, ब्लैक पेन यूज़ करें, और बेहतर है ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करें। मार्कर भी रिकमेंडेड है, लाजमी नहीं लेकिन रिकमेंडेड है। मार्कर भी यूज़ ना करें। करना है तो ब्लैक कर सकते हैं, वरना मार्कर की बजाय सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ कर लें, वही काफ़ी। मैंने अपने सीए के जितने भी पेपर हैं, वो एक बॉल पॉइंट होता था हमारे ज़माने में, पिकासो का बॉल पॉइंट उसे बोलते हैं, पिकासो अभी है ना, हाँ, उसके साथ मैंने सीए के जितने भी पेपर हैं उसके साथ। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त ये ब्लैक की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करता था बस। ठीक है, तो वो एक पेन काफ़ी है। अगर आपने कोई हेडिंग वगैरह देनी है, उसी पेन से लिखे हेडिंग दे और उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, कोई ब्यूटिफिकेशन के मार्क्स नहीं होते, बार बार बता रहा हूँ। हमें आईकैप कंटेंट देखता है आपने लिखा क्या है। अगर सही बात लिखी है तो हैंड राइटिंग जैसी भी है मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो कंसेप्ट गलत लिखा है, हैंड राइटिंग जैसी भी है, मार्क्स 0 मिलेंगे। चलिए, ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी, ख़ासतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट टाइम कैफ को अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ हमारे फिजिकल स्टूडेंट हैं और कुछ हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो स्टार्ट में आपको कुछ जैसे होता है ना, एडवाइस, हिदायत देना ज़रूरी है। अगर इन एडवाइसेस के ऊपर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आप जो है अच्छी परफॉर्मेंस होगी। फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए एडवाइसेस अलग हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एडवाइसेस कुछ अलग हैं। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइसेस हैं? पहली चीज़, रेगुलर होना है आपने, पंक्चुअल होना है। रेगुलर का मतलब क्या है? डेली आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या है? टाइम पे आना है। शाबाश। क्योंकि हमारा सीए का कोई भी पेपर हो, याद रखिएगा, उसमें सिलेबस ज़्यादा होता है और हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होते हैं। ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है। तो हम टीचर्स ने बड़ी कैलकुलेशन करके प्लान किया होता है और हम बड़ा क्विकली चलते हैं। मुझे याद है, मैंने आई.कॉम किया, मैं बी.कॉम भी किया। बी.कॉम में क्या होता था, हफ्ता छुट्टी करके जाए ना कॉलेज तो वही चैप्टर चल रहा होता था। लेकिन सीए में अगर आप एक दिन भी छुट्टी करेंगे ना, अगले 3-4 दिन आपको फील होता रहेगा कि लेक्चर अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा। तो आपने याद रखें, यहाँ पे छुट्टी नहीं करनी और टाइम पे आना है। क्योंकि अमूमी तौर पे स्टार्ट में क्या करते हैं हम लोग, वो जो कुछ आपने पढ़ाना होता है ना, उस सब का थीम बिल्ड कर रहे होते हैं।
अगर थीम बिल्ड हुआ जिस वक्त जो हो रहा है उस वक्त आप क्लास में मौजूद है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आज लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले से आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगे। लेकिन अगर आपने शुरू के 10-15 मिनट मिस कर दिए, क्लास में लेट आए, तो आपको पता नहीं चल सकेगा, ज़हनी तौर पे आप तैयार नहीं होंगे, वो फिर वहाँ पे चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रोज़ आना है, आपने छुट्टी नहीं करनी और वक्त पे आना है। फिर इसके बाद अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव होके बैठना है। अटेंटिव होके बैठने का मतलब क्या है कि सारे का सारा फोकस आपका स्टडीज़ की तरफ हो। हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं या पढ़ाने के लिए आए हैं, और यही दो काम हमने क्लास में करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ख़ास तौर पे जो आपके मोबाइल फ़ोन हैं, ये क्लास में आने से पहले ऑफ़ कर दें और इन्हें अपने बैग में डाल लें। मोबाइल दुनिया में मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस का मतलब है कि आपका ज़्यादातर फोकस ही नहीं बनने देती, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं बनने देती। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करने देंगे। ठीक है, तो मोबाइल को आपने क्या करना है, पढ़ाई से पहले क्लास में भी और घर में भी जब पढ़ने बैठें तो आपने इसको, वरना हर 10-15 मिनट के बाद मोबाइल की तरफ ध्यान जाएगा, वो एक लर्निंग कर्व बनता है, लर्निंग कर्व, वो लर्निंग कर्व नहीं बन पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग कर्व क्या होता है, काउंटिंग पढ़ने बैठे हैं, शुरू में 10-15 मिनट टेम्पो बनने में लग जाते हैं, स्लो स्पीड, फिर उसके बाद जब एक दफ़ा अच्छे तरीके से आपका माइंड काउंटिंग पे फिट हो जाता है, जहन में कैलकुलेशन चलना शुरू हो जाती है, फिर क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे होता है या नहीं होता? लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मोबाइल देखते रहेंगे ना, एक सेकंड के लिए भी मोबाइल देखा ना, तो आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, फिर दोबारा उस पॉइंट पे आने में टाइम लगता है। तो याद रखें, आपके सीए का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मोबाइल। मोबाइल आपके करीब, सीए दूर। मोबाइल आपसे दूर, सीए करीब, ये असूल है। इसलिए कम से कम दर्जे में आपने क्लास में मोबाइल को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, बंद करके सामने भी नहीं रखना, बैग में रखना, जहाँ पे इसकी नज़र इस पे, हाँ, नज़र में ना आए। और क्या, क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। वीकली टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, चाहे आपका आधा चैप्टर क्यों ना तैयार हो, चाहे, ये हरगिज़ नहीं सोचना कि पूरा चैप्टर तैयार होगा फिर टेस्ट देंगे, नहीं। टेस्ट एक दफ़ा निकल गया, फिर इसके बाद बहुत कम ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट उसको अटैम्प्ट करे। तो चाहे टेस्ट जितना भी है, देखें, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ आसान हो जाती है। अगर आप वीकली टेस्ट के ज़रिए से क्वेश्चन की, केस स्टडी की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आई कैप का पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। वीकली टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आई कैप का पेपर मुश्किल हो जाएगा। फिर सेलेक्ट हॉस्टल एंड बैचमेट्स केयरफुली, रूममेट्स केयरफुली। आप जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे शहर से पढ़ने के लिए आए हैं, वो कोई हॉस्टल वगैरह सेलेक्ट करें, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर करने होते हैं। तो उन बहुत से फैक्टर्स में एक अहम फैक्टर ये भी है कि उस हॉस्टल में, रूम में आपके साथ जो लोग रहेंगे वो आपके मिजाज के मुताबिक होने चाहिए। वरना अगर दो पढ़ने वाले नहीं हैं, एक पढ़ने वाला है, तो जाहिर है जो पढ़ने वाला होगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन है कि आपने लेक्चर्स लेने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने। मोबाइल फ़ोन पे हालांकि लेक्चर चल जाते हैं, मोबाइल पे नहीं बल्कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपने लेक्चर लेने हैं। जैसे मैंने बोला ना, मोबाइल मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। वो 1 घंटे के लेक्चर में कभी कई दफ़ा कोई मैसेज आएंगे, कोई नोटिफिकेशन आएगा, कभी वैसे ही दिल करेगा आपका यूट्यूब फेसबुक पे जाके देख लूँ, कोई दुनिया में अहम वक़ूआ तो नहीं हो गया और मुझे उसका पता ही ना चला हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन होती रहेगी, आपने इसको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि मोबाइल फ़ोन पे लेक्चर्स ना ले। कहाँ पे ले? कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे। वैसे भी जो चीज़ जो हम व्यू कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जो चीज़ हमारे व्यू है, एरिया है, जितना ज़्यादा कवर करेगी, हमारा फोकस भी उसके ऊपर ज़्यादा होगा, अटेंशन भी ज़्यादा होगी और हमें अंडरस्टैंडिंग भी उसकी ज़्यादा मिलेगी। छोटी सी स्क्रीन होती है ना, उस पर तो वो इतना फोकस नहीं हो पाता। बड़ी स्क्रीन होती है ना, तो वो हमारी ज़्यादा अटेंशन कैप्चर करती है। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर क्या है, एडवाइस क्या है मेरी, मोबाइल के ऊपर लेक्चर ना ले, लैपटॉप के ऊपर। दूसरा, रेगुलर स्पीड। रेगुलर स्पीड, याद रखें, हमारा जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं ये टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल चीज़ें सिर्फ सुननी नहीं होती, हमने समझनी भी होती है। मूवी चल रही होती है ना, वो हमने सिर्फ सुननी है, देखनी है।
मूवी या ड्रामा चल रहा होता है, उसको समझने की ज़रूरत अमूमी तौर पे नहीं होती। लेकिन जो भी आपका लेक्चर होता है ना, वो चूँकि टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, उसे सुनना समझना नहीं है, उसे सिर्फ सुनना या देखना नहीं है, बल्कि समझना भी है। समझने के लिए हमारे माइंड को कुछ टाइम चाहिए होता है। अक्सर स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, सर फिजिकल में लेक्चर समझ आ जाता है, ऑनलाइन में समझ नहीं आता। ठीक है, तो फिर हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि पता चले प्रॉब्लम क्या है। तो एक प्रॉब्लम बाज़ का ये निकलती है, कहते हैं सर ऑनलाइन जब हम लेक्चर लेते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं। अब फिजिकल में स्पीड आप मेरी बढ़ा तो नहीं सकते, ऑनलाइन में बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं ना, स्पीड का और अंडरस्टैंडेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। स्पीड बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी कम हो जाएगी। स्पीड रेगुलर रखेंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए याद रखें, अगर लेक्चर की स्पीड टाइम बचाने के लिए लेक्चर की स्पीड बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कम होती जाएगी। फिर वही टाइम जो आपने लेक्चर से बचाया, फिर आप क्वेश्चन पूछने में वो ज़ाया कर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने मिस यूज़ नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब मर्जी लेक्चर ले लें, ठीक है, चाहे सुबह ले लें चाहे शाम ले लें। फिजिकल स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम है ना, फिक्र लगी होती है कि लेक्चर का यही टाइम है 11:30 से लेके 12:40 तक। ये 1 घंटा मिस हो गया ना, बाद में चाहे 2 घंटे क्लास में बैठे रहें, लेक्चर नहीं होगा। ऑनलाइन में पता होता है कि लेक्चर सुबह नहीं तो शाम को ले लेंगे, शाम नहीं तो रात को ले लेंगे, रात अगले दिन ले लेंगे। इस वजह से वो कुछ लेजी हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट, लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो स्टूडेंट बताते हैं, वो है लेक्चर्स का पेंडिंग हो जाना। तो उससे बचना है हमने। रोज़ का काम रोज़ करना है। हमारे जो डेली जो ये अभी का लेक्चर हो रहा है ना 12:10, ये शाम 5-6 घंटे के बाद तकरीबन शाम 6-7 बजे तक LMS के ऊपर अमूमी तौर पे अपलोड हो जाया करता है सेम डे। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आज का लेक्चर आज ही ले लें या कल सुबह तक ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी रूटीन है, ठीक है, गैप ना डालें। अगर 3 से 4 लेक्चर भी आप किसी वक्त पीछे चले गए ना, फिर आपके लिए डिफरेंस पूरा करना मुश्किल होता जाएगा। कीप सेल फोन अवे ड्यूरिंग स्टडी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। जैसे फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन नुकसानदेह है, वैसे ही ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मोबाइल फ़ोन नुकसानदेह है। क्लियर जी? इंस्ट्रक्शन में से कुछ समझ आई? अमल तो नहीं करेंगे? कर लेंगे, चलें ठीक है, अच्छी बात है। अब ये नेक्स्ट जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि जब यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है तो हमें ऑनलाइन कॉलेज से बाय करने की क्या ज़रूरत है। यूट्यूब पे तो फ्री लेक्चर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये इलीगल या अनएथिकल को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यार छोड़े, सिर्फ कुछ फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। डिसीजन स्टूडेंट का अपना है। भाई कोई अगर यूट्यूब से लेक्चर देखना चाहता है, मैं जाके उसके हाथ थोड़ी पकड़ लूँगा, उसकी आंखों पे हाथ थोड़ी रख दूंगा, उसकी मर्जी है उसकी। लेकिन जो प्रॉब्लम हो सकती है वो आपके सामने रखता कि अगर आपने उस सिस्टम में किसी ने जाना भी है ना, तो उसको पता हो कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको काउंटर कैसे करना, वो ये भी सोच ले। पहली चीज़, यूट्यूब पे जो लेक्चर होते हैं पुराने सेशन के होते हैं, आवाज़ का 1.5 साल पुराने, आउटडेटेड हो सकते हैं, हो सकता है सिलेबस चेंज हो गया हो। सिलेबस चेंज ना भी होना तो ICAP का एग्जामिनर है, याद रखिए, इसका टेस्टिंग स्टाइल चेंज अक्सर होता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है सिलेबस चेंज हो गया हो, सिलेबस अगर सेम भी है फिर भी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी चेंज हो गई होगी, अपडेटेड पास्ट पेपर की डिस्कशन अवेलेबल नहीं होगी यूट्यूब पे। जाहिर है वो जो 1.5 साल पहले के पेपर हैं वही होंगे, दरमियान में जो 2-3 अटैम्प्ट गुजर चुकी हैं उसके पेपर नहीं होंगे। एडिशनल स्टडी मटेरियल नहीं होगा। बहुत से प्रीमियम रिसोर्सेज होते हैं जो हम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ और फिजिकल स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं, वो यूट्यूब पे वो शेयर नहीं होते। वो प्रीमियम रिसोर्सेज क्या हैं, वो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे चलेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा 1 बाय 1। टीचर्स के साथ यूट्यूब में इंटरेक्शन नहीं हो सकता, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद होते हैं हमारे, उनमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूट्यूब वाला किसी से क्वेश्चन। और सबसे अहम चीज़, टेस्टिंग और फीडबैक नहीं मिलता। याद रखें, आप असल मकसद जो है ना आपका, वो आपको ICAP का एग्जाम के लिए तैयार करवाना है। हमारा असल मकसद ये है। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप वीकली टेस्ट देंगे, ठीक है, और आपका टेस्ट हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि ये चीज़ आपने गलत की है, वीकनेसेस आपकी ये हैं और हमारी सजेशन है कि इस तरीके से काम करें।
तो ये टेस्टिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं होता, इसीलिए ठीक है ये प्रॉब्लम है। अब लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई स्टूडेंट, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना रीज़न कि क्यों यूट्यूब के लेक्चर यूज़ नहीं करने चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई स्टूडेंट यूज़ करना चाहता है, तो फिर वो क्या करे? फिर उसने कम से कम एक काम करना है। वो क्या करना है कि किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ जो करंट बैच में इनरोल्ड हो, उसके साथ इन टच रहना है, इंटरेक्शन रखना है, ताकि जो भी चेंजेस वगैरह हैं वो उसके ज़रिए से मिलती रहे। और किस चीज़ का ध्यान रखना है? अगर दरमियान में सिलेबस चेंज हो गया उसको फिर खुद से कवर करना है, ठीक है। फिर और क्या करना है? अगर कोई क्वेश्चन होगा उसके जहन में कोई लेक्चर देख के, तो फिर वो जो स्टूडेंट पकड़ा होगा इंटरेक्शन के लिए, जो करंट बैच में एनरोल्ड होगा, उससे सवाल पूछना है कि सर ने इसके बारे में क्या बताया था, इसके बारे में क्या बताया था। और टेस्टिंग और फीडबैक ये फिर खुद से उसको प्रैक्टिस करनी होगी। ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। अमूमी तौर पे 2 तरह के स्टूडेंट्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस वाली ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। एक वो जो रिपीटर हैं, रिपीटर भी है, और रिपीटर होने के साथ साथ अफोर्ड नहीं भी कर सकता। आप देखें ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर उनके लिए यूट्यूब वाली ऑप्शन एक फिजिबल ऑप्शन रह जाती है, लेकिन स्टिल उस सूरत में भी फिर उनका रिस्क का लेवल बढ़ जाता है। उन्हें फिर थोड़ा सा काम खुद भी करना है, थोड़ा सा काम खुद, और खुद क्या करना है? एक तो प्रैक्टिस खुद से करनी है, सिलेबस में चेंजेस खुद से करनी है, और फिर किसी एनरोल्ड स्टूडेंट के साथ इन टच हो जाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मेजर रीजन ऑफ फेलियर। इस सब्जेक्ट में फेलियर की बड़ी बड़ी रीजन क्या हैं? ठीक है, हर दफ़ा बताता हूँ, इस दफ़ा भी बताऊंगा, नोट कर लीजिए। अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। पहली रीजन लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। अकाउंटिंग का पेपर याद रखें, लॉक आप प्रोबेबली आपके कैफ लेवल में सबसे आसान पेपर बिजनेस लॉ का है। इसकी एक रीजन है ये क्यों आसान है, ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आसान पेपर बिजनेस लॉ का है, और अकाउंटिंग का पेपर आपका मुश्किल होता है। याद रखिए, अकाउंटिंग पीआरसी की क्यों ना हो, कैफ की अकाउंटिंग तो फिर कैफ की अकाउंटिंग है, पीआरसी की अकाउंटिंग भी मुश्किल है। अगर मैं आपसे प्रोबेबली पूछूं पीआरसी में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था, तो शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को ही बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट शायद क्यूएम का सब्जेक्ट भी बोले, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉ का पेपर मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स इसमें फेल क्यों होते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते। अकाउंटिंग के पेपर की दबा के प्रैक्टिस करते हैं बेतहाशा, डेली बेसिस के ऊपर। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा जिस दिन अकाउंटिंग का क्वेश्चन ना किया हो, लेकिन कई दफ़ा ऐसे दिन गुजर जाते हैं जिनमें लॉ की केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की। तो पहली और प्रोबेबली मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न क्या है बिजनेस लॉ में फेलियर की? रिटन प्रैक्टिस ना करना। फिर दूसरा, केस स्टडी को अटेम्प्ट करते हुए रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड ना करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड ना करना। याद रखें, अकाउंटिंग में एक टॉपिक है ना, जैसे एरर करेक्शन। कौन सा टॉपिक पढ़ा अकाउंटिंग में? आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा था? फाइनल अकाउंट जिसे बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। उसमें अगर आप देखें जो रिक्वायरमेंट अमूमी तौर पे एक ही तरह की होती है। क्या भाई? इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, या एडजस्टमेंट उसमें होती है। अकाउंटिंग के याद रखिए जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनका जब क्वेश्चन आता है रिक्वायरमेंट अमूमी तौर पे एक जैसी होती है, ठीक है। लेकिन बिजनेस लॉ के क्वेश्चन में याद रखिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सिचुएशन हो सकता है मिलती जुलती हो, लेकिन एक चैप्टर में उसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, एक चैप्टर में कुछ और होगी। जैसे हो सकता है एक ही सिचुएशन है, लेकिन आपसे कहे मुझे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस करके दिखाओ, या क्वेश्चन में कहे मुझे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस करके दिखाओ। नोट कीजिए फैक्ट्स सारे सेम है, रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। क्या? उसने बायर की बजाय सेलर लिख दिया, लेकिन पूरे क्वेश्चन का एंगल चेंज हो गया। अब अगर आप ये सोचें कि क्लास में तो हमने जो ज्यादातर क्वेश्चन किए हैं वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, तो ये भी जो क्वेश्चन बना रहा है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा होगा, और बगैर उसको ध्यान किए हुए सरसरी तौर पे पढ़ के अटेम्प्ट करना शुरू कर दे, तो इसमें रिस्क है, गलत हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट को पहले खास तौर पे समझना है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सिलेक्टिव स्टडी हरगिज नहीं करनी, और ये पूरे सीए में आपको बता रहा हूं।
क्या पीआरसी, क्या कैफ, क्या सीफैब, क्या एमएसए, पूरे सीएमए सिलेक्टिव स्टडी कहीं आईकैप सिलेक्टिव स्टडी को माफ नहीं करता, ये जहन में रखिएगा। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे वो आप एग्जाम में लाजमी आएगा, आजमा के देख लीजिएगा। और ये इत्तेफाक नहीं होता, आईकैप को पता होता है पहले से कि स्टूडेंट कौन सा टॉपिक छोड़ के आते हैं। वो बड़ा आईकैप रिसर्च करता है, वो जितना आईकैप स्टैटिस्टिक मेंटेन कर रहा होता है ना, वो आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, आईकैप सिर्फ ये नहीं बताता कि इस पेपर में कितने परसेंट स्टूडेंट पास है। जैसे मैंने आपके सामने 40% रखी है परसेंटेज, ये परसेंटेज मुझे कैसे पता चली? मैं तो पाकिस्तान के पूरे स्टूडेंट्स का डाटाबेस मेंटेन नहीं करता, आईकैप ने बताई। आईकैप ना सिर्फ ये कि पूरे सब्जेक्ट की परसेंटेज बताता है, बल्कि हर अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन है ना, जैसे 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है, कितने परसेंट स्टूडेंट क्वेश्चन वाइज कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं और कितने परसेंट नहीं हुए, ये स्टैटिस्टिक्स भी आईकैप मेंटेन करता है और शेयर भी करता है। बल्कि इससे ज्यादा डिटेल एनालिसिस भी होता है जो आईकैप हम टीचर्स के साथ शेयर नहीं भी करता, ऐसा भी एनालिसिस होता है। तो याद रखिएगा, आईकैप को पहले से पता है कौन सा टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, वो छोड़ के जाते हैं, वो उसको टेस्ट करता है। सिलेक्टिव स्टडी पूरे, मेरी सजेशन है आपको, पूरे सीए में कहीं ना कीजिएगा। नेक्स्ट, एब्सेंटीज्म, छुट्टी करना एक रीजन होती है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बात हो गई। दूसरों के क्वेश्चन को ध्यान से ना सुनना। याद रखिए, क्वेश्चन जो होता है ना, कोई भी स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछता है, वो जाहिर है उस टॉपिक में से ही क्वेश्चन उसने पूछा है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अटेंटिव होकर उसको सुने, वो आपके लिए भी रेलिवेंट है। वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट ना करना, और फिर क्या है, हाँ, पीरियोडिक रिवीजन ना करना। थ्योरी में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक दफ़ा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद उसका टेस्ट भी दे दिया, अब उसके बाद दूसरे चैप्टर पे पहुंचे, अब दूसरा चैप्टर भी गया, तीसरा भी गया, चौथा, पांचवा चैप्टर, पहले चैप्टर को रिवाइज नहीं किया। याद रखें, पीरियोडिक रिवीजन करनी होती है, ख़ास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है कि आपने जब एक दफ़ा चैप्टर 1 पढ़ लिया है, चाहे टेस्ट भी दे दिया है, चाहे टेस्ट में पास भी हो गए हैं, हर हफ्ते आपने जो प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनकी रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ये मैं आपसे करवाता रहूँगा रिवीजन बाद में भी, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड है? डेली 2 घंटे अगर आप घर जाके लॉ पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। 2 घंटे से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे से कम भी नहीं पढ़ना, 2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। ठीक है, कम पढ़ेंगे 2 घंटे से तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क आपका बढ़ जाएगा फेल होने का, और 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे अंदाज़ा है, चूँकि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम लेता है और कितने टाइम में तैयार हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे आपने पढ़ लिया है, पास होने के लिए सफिशिएंट है, अब आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। वीकली टेस्ट और रिवाइज ऑन संडे, बिल्कुल ठीक है। सर्विसेज क्या होंगे? ये जैसे मैंने बताया ना, प्रीमियम रिसोर्सेज हमारे कुछ होते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे वक्तन वक्ता भी मैं आपको बताऊंगा, भी समझ नहीं आएगा। आपके सामने आपको डिस्प्ले करूंगा और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। लेक्चर प्लान, अच्छा ये सुन लें। अब आज के लेक्चर में प्रोबेबली जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो एक ये है, पेपर का पैटर्न। कैफ का पहला पेपर है, कैसे अटेम्प्ट करना है, मोबाइल वाली बात, और अब ये लेक्चर प्लान कि हमारा जो डेली लेक्चर है ये कैसे चलेगा, ये ज़रा गौर से सुनेगा। लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा और 10 मिनट की होगी। 5-7 मिनट हमारा नॉर्मल लॉस होता है, वो सेटअप करने में हो जाता है, तो लगभग 1 घंटा और 5 मिनट हमारा डेली लेक्चर हुआ करेगा। इसमें स्टार्ट में जब मैं आऊँगा क्लास में, सबसे पहले आपसे पूछा करूँगा कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हुआ आपने वो पूछना है। फिर आपकी होम असाइनमेंट दी गई होगी, होम असाइनमेंट चेक करेंगे और होम असाइनमेंट की डिस्कशन होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पूरा लेक्चर प्लान स्टार्ट में। जैसे एक छोटा सा लेक्चर प्लान आज भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसे छोटी सी पर्ची डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये पर्ची हर रोज स्टार्ट में आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसके ऊपर लिखा होगा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैं घर से प्लान करके आता हूँ आज क्या पढ़ाना है, जो पढ़ाना है वो हमारी बुक में
किस जगह पे लिखा हुआ है, ताकि घर जाके आप उसको बुक खोल के रीड कर सके। और ये रीड करने के बाद आपने होम असाइनमेंट कौन कौन सी करनी है, ये क्वेश्चन भी लिखे होंगे। पूरा प्लान आपके लेक्चर का इसके ऊपर होगा, इसको हमने फॉलो करना है। तो इस प्लान के मुताबिक मैं वहाँ पे सारा जिस आपके सामने डिस्प्ले करूँगा। जैसे आज के प्लान में था कि ओरिएंटेशन करवानी है, तो ओरिएंटेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे वो मैंने सारे डिस्प्ले कर दिए, क्योंकि इंसान ना ज़बानी याद नहीं रख सकता। ज़बानी याद रखता तो हो सकता है कोई एक आधा कंसेप्ट मिस हो जाता मुझसे। तो इसी तरह वाइट बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, वन बाय वन सारे कंसेप्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, आपने जब मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँगा ना, उसके दौरान में आपके जहन में क्वेश्चन आया तो आपने नहीं पूछना, लिख लेना है। चलते चलते 2-3 जगहों पे मैं चेक पॉइंट लगाऊंगा। लेक्चर के दरमियान में चेक पॉइंट आते हैं, चेक पॉइंट पे रुक के मैं आपसे पूछूंगा कि अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ठीक है। जैसे ओरिएंटेशन का फर्ज कीजिए, ये अब चेक पॉइंट आ गया। अभी तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं मेरे से पूछा, अच्छा किया, क्योंकि मैं खुद बोल रहा था। हो सकता है आपके जहन में जो क्वेश्चन आने थे वो पहले पिछले सेशन में किसी स्टूडेंट ने पूछ लिए हो और मैंने उनको ऑलरेडी अपने लेक्चर में बिल्ड कर लिया हो। तो ज़्यादातर ये होगा, आपके जहन में क्वेश्चन आया, आपको चलते चलते लेक्चर में उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए नहीं मिलता, तो मैं जब चेक पॉइंट लगाऊंगा ना, पूछूंगा भाई अब ये चेक पॉइंट आ गया हमारा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अब पूछिए क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन तो सच में पूछ ले, ये हमारा चेक पॉइंट ही है। कोई है क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन, शाबाश। इससे होता यह है कि लेक्चर का टेम्पो टूटता नहीं है, ठीक है। वरना फिर वो लेक्चर का बार बार आप क्वेश्चनिंग करेंगे ना, तो मैंने जो जिस आपको जैसे बताया था, हमने बड़ी कैलकुलेशन के लेक्चर को बड़ा कैलकुलेटेड लेके चलते हैं हम सीए के टीचर, तो उसमें फिर थोड़ा डिले हो जाता है। हम उस जो हमने डिसाइड किया होता है कि ये टारगेट आज के लेक्चर में अचीव करना है, वो पूरा नहीं हो पाता। फिर इसके बाद जब लेक्चर सारा हो जाएगा, दरमियान में 2-3 चेक पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चन भी आंसर होते रहेंगे। एंड पे आपने मुझे याद करवाना है, क्विक रिवीजन करवानी है। स्टार्ट में लेक्चर का थीम बना दिया जाए, फिर उसके बाद 2-3 चेक पॉइंट के ज़रिए से लेक्चर को एक्सप्लेन किया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। थीम पहले से बनाओ ना, आपको पता होता है कि लेक्चर आज का कैसे चलेगा, उसकी ऊंच नीच क्या होगी, कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस होंगे, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। और फिर एंड पे 2 या 3 मिनट की रिवीजन हो जाए ना, वो आपका पूरा लेक्चर ऐसे हो जाता है जैसे दोहराई क्लास में बैठे बैठे हो गई हो। तो आखिरी 2-3 मिनट में हमारे लेक्चर की क्विक रिवीजन हुआ करेगी। वो अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आपने मुझे याद करवाना है कि सर ज़रा चलते चलते 2-3 मिनट में क्विक रिवीजन करवा दें, ताकि हमारी पहली रिवीजन क्लास में बैठे बैठे हो जाए, अगली रिवीजन हम घर जाके कर लेंगे, ठीक है। थीम क्या होगा, फिर से सुने। क्लास में आऊँगा, आपको लेक्चर प्लान डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। उस लेक्चर प्लान के मुताबिक पहले मैं थीम सेट करूँगा, लेक्चर डिलीवर करूँगा, उसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे, और एंड पे फिर क्विक रिवीजन होगी 2 से 3 मिनट में पूरे लेक्चर की। क्लियर ये जी। फिर इसके बाद टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होगी, डेली वैल्यूएशन। ये जैसे मैं बताया, ये प्रीमियम रिसोर्स है हमारा, ये 1-2 दिन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको, जब हमारा प्रॉपर मतलब टॉपिक्स चलेंगे। स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, 2 ऑप्शन है। एक ICAP का स्टडी टेक्स्ट, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हमारी बुक है, उसके 2 वॉल्यूम है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी को मेरी रिकमेंड, वैसे कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ICAP की बुक है ठीक, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा याद करने में और समझने में मुश्किल, इसकी इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है। और यहाँ पे जो ये वाली बुक है, इसमें हमने कोशिश किया कंसेप्ट को तरतीब से लेके चलें, और कुछ ऐसी ईजी इंग्लिश जो है इस्तेमाल करें जो स्टूडेंट को ना सिर्फ ये कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, बल्कि आसानी से उसको याद भी कर सके, मेमोराइज भी कर सके। और याद रखिएगा कि ICAP ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिख के लगाया हुआ है कि हमारे स्टडी टेक्स्ट को एज इट इज़ प्रोड्यूस करना लाजमी नहीं है, स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कल या परसों मुझे याद करवाइएगा, मैं ICAP की वेबसाइट से, जहाँ पे ICAP ने ये लिखा हुआ है ना, आपको वेबसाइट से पढ़ा दूंगा, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ICAP की बुक के अलावा बुक यूज़ करें या उसकी वर्डिंग के अलावा वर्डिंग यूज़ करें तो नंबर ही ना मिले। जहन में आता है ना सवाल, बिल्कुल। तो वो तसल्ली रखें, ये मैं आपको ICAP की वेबसाइट से भी शो करवा दूंगा। कोर्स कंप्लीशन डेट क्या है, एस्टिमेटेड 25 जनवरी 2025। लगभग 90 के करीब लेक्चर्स होंगे। कितने वर्किंग डेज बनते हैं, हिसाब लगाएं ज़रा।
आज क्या तारीख है? 23, 25 ही है। हाँ, 25 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4, तो 30 हो गए। 120 दिन होते हैं इसमें। उसमें छुट्टियां भी आएंगी। कितनी छुट्टियां आएंगी? 4 चौके 16, 17, 18, कितने हो गए? 102 दिन, 100 दिन लगभग। लेक्चर कितने हमारे? 90, 10 दिन एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, उसमें 2-3 तो कोई पब्लिक हॉलीडेज आ जाएंगे, 4-5 छुट्टियां मैंने भी करनी है, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो उस वजह से मेल मिला के हमारा इंशाल्लाह 25 तारीख को इजीली अगर छुट्टियां मैंने कम की तो हो सकता है 25 से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन 25 जनवरी हमारी एस्टिमेटेड डेडलाइन। अब मेरे, अच्छा यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये वाली जितनी डिस्कशन की है ना, ये मेरे लिए थोड़ी बोरिंग होती है। क्यों बोरिंग होती है बोला? वो हर सेशन में हर दफ़ा यही चीज़ें रिपीट कर रही होती है। अब जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये नई है, ये और ये प्रोबेबली सिर्फ इसी सेशन में डिस्कशन होगी, ना इससे पहले कभी हुई ना उसके बाद। उसकी रीज़न क्या है? न्यू एजुकेशन स्कीम ICAP ने अनाउंस की है। ठीक है, अच्छा वैसे अक्सर स्टूडेंट्स का ये ख्याल है, शायद कुछ प्रोफेशनल भी ऐसा, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, टीचर सारे प्रोफेशनल होते हैं और एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे टीचर से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि एक बंदा ठीक है और दूसरा गलत है, ये नहीं होता। जजमेंट है ना हर एक की, किसी एक की जजमेंट डिफरेंट है, दूसरे की जजमेंट डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे अब जो आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मेरी पर्सनल जजमेंट, पर्सनली प्रोफेशनल जजमेंट है, क्योंकि जाहिर है जो जजमेंट भी कुछ फैक्टर्स पे बेस कर रही होती है। ठीक है, वो हो सकता है किसी दूसरे टीचर के साथ डिफरेंट हो, तो मैं दूसरे टीचर्स के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसी चीज़ का जिम्मेदार हूँ जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए एक बड़ा एक क्रिटिकल डिसीजन था या टफ डिसीजन था कि इस अटेम्प्ट में कैफ और बिजनेस लॉ का पेपर ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको डिफरेंट सजेशन सुनने को मिली होंगी डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भैया इस अटेम्प्ट में तो बिजनेस लॉ ना उठाइए। क्यों ना उठाइए? क्योंकि अगली दफा न्यू स्कीम में कैफ 4 और कैफ 7 बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों इकट्ठा होने जा रहे हैं, तो 2 की बजाय 1 ही पेपर दीजिएगा। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है? एक ये कि आप ऐसा कीजिए कि पेपर कैफ 4 का या कैफ 7 का कोई एक पेपर दे दें, पास हो जाए तो चांसेस हैं ICAP जब न्यू स्कीम आएगी ना, आपने आधा पेपर पास किया होगा, वो पूरे की एग्जेम्पशन दे देगा। एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, अब मैं देखें ये सारी स्पेकुलेशन है। अब जो मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं ना, ये भी मेरा अंदाजा या कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या होगा ये ICAP ही बताएगा। मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ये बता सकूं ICAP ये करेगा। मेरे को क्या पता, ICAP कुछ भी कर सकता है, आपको पता है। ठीक है, वो कल कला को जितने मर्जी पे, और ये पॉलिसी प्रपोज होती है, चेंज भी हो सकती है। जब तक ICAP अपने न्यू स्कीम का सिलेबस और ट्रांजिशनल पॉलिसी नहीं अनाउंस करता, ये मेरा ये ख्याल है कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि न्यू स्कीम में क्या होगा, किस पेपर की एग्जाम्पशन मिलेगी, किस पेपर की नहीं मिलेगी। जब तक ICAP ट्रांजिशनल पॉलिसी नहीं बनाता, हम अनाउंस नहीं करता, ये बताया कंफर्म कोई नहीं बता सकता। सब अंदाजे लगा सकते हैं, मैं भी अंदाजे लगाऊंगा, दूसरे टीचर भी अंदाजा लगाते हैं। पहली चीज ये, ठीक है। और ICAP ट्रांजिशनल पॉलिसी बनाता है, और ICAP की स्कीम ये पहली दफा चेंज नहीं होने लगी, याद रखिए। तकरीबन हर 4 से 5 साल के बाद पॉलिसी चेंज होती है। इससे पहले को लगभग 21 में पॉलिसी चेंज हुई थी। ठीक, और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है, कि ये करंट पॉलिसी जो चल रही है ना, इसमें कैफ 4 और कैफ 7 अलग अलग है। ठीक है, इससे पहले की जो पॉलिसी थी उसमें इकट्ठे थे।
उसमें इकट्ठा था पेपर, और उससे भी पहले की जो पॉलिसी थी उसमें अलग अलग थे। वो है हमारे ज़माने में होता था मॉड्यूलर सिस्टम, मॉड्यूल ए बी सी डी, उसमें जो बिजनेस लॉ का पेपर होता था मॉड्यूल बी में, और कंपनी लॉ का पेपर होता था मॉड्यूल डी में। या आपके कोई सीनियर होंगे ना जो वो आपको बताएंगे। तो उसमें होता ये था कि आपने अगर मॉड्यूल ए पास किया है ना, फिर आप सी में जा सकते हैं, यानी कंसेक्टिव मॉड्यूल्स के पेपर दे सकते हैं, गैप के साथ नहीं दे सकते। यानी मॉड्यूल ए के साथ बी का पेपर दे सकते हैं, ए के साथ सी का पेपर नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है जो मॉड्यूल बी में होते थे ना, वो बिजनेस लॉ का पेपर पास करके फिर डी यानी कंपनी लॉ का पेपर दे सकते थे। इन शॉर्ट, पहले पेपर अलग अलग होते थे, फिर आई कैप ने इकट्ठे किए, फिर अलग किए, फिर अब इकट्ठा करने जा रहा है। ये बताने का मकसद क्या है, सुन लें, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट है। लॉ में एक टर्म यूज होती है प्रेसिडेंट, कि पास्ट में क्या होता रहा है, पास्ट एग्जाम्पल क्या है। अमूमी तौर पे जो पॉलिसी पास्ट में अप्लाई हुई होती है ना, चांसेस होता है कि फ्यूचर में भी वही पॉलिसी होगी। तो अब मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि पहले क्या हुआ था। जब इससे पहले बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ इकट्ठा था, आई कैप ने जब इसको मर्ज किया ना, तो आई कैप ने क्या कहा कि अलग अलग पेपर, बिजनेस लॉ का 100 मार्क्स का, गौर से सुनिएगा ये बात, बिजनेस लॉ का 100 मार्क्स का पेपर, कंपनी लॉ का 100 मार्क्स का पेपर इकट्ठा कर रहा हूं। जो कंबाइंड पेपर होगा वो 200 मार्क्स का तो हो नहीं सकता, वो भी 100 मार्क्स का होगा। आई कैप ने कहा मैं इसके 2 सेक्शन बनाता हूं। एक सेक्शन ए जिसका टाइटल होगा बिजनेस लॉ, वो होगा 50 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन बी जिसका टाइटल होगा कंपनी लॉ, 50 मार्क्स का। जिसने कोई भी पेपर पहली स्कीम में पास नहीं किया हुआ, वो न्यू स्कीम में दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन जिसने पहले बिजनेस लॉ का पेपर पास किया हुआ है, वो न्यू कंबाइंड पेपर में बिजनेस लॉ का पेपर अटेम्प्ट नहीं करेगा, सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेगा कंपनी लॉ का। यानी आई कैप ने नए पेपर के 2 हिस्से थे ना, तो इक्विवेलेंट एग्जेम्पशन दे दी उसको जिसने पेपर पास किया था बिजनेस। मुझे बताइए क्या ये फेयर नहीं है? बिल्कुल फेयर है। अगर आई कैप ये कहता कि जी जिसने बिजनेस लॉ का पेपर पास किया ना, वो भी दोनों पेपर दे, दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करे, वो भी गलत था। और अगर आई कैप कहता कि जिसने एक पेपर पास किया है उसको पूरा पेपर एग्जेम्प्ट हो गया, वो भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि उसकी भी एग्जेम्पशन मिल गई जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं। तो आई कैप अमूमी तौर पे जो फेयर है ना, वो ये है कि इक्विवेलेंट एग्जेम्पशन दे। और यही मेरा जाती ख्याल ये है कि अब की बार भी यही होगा। लेकिन अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, कि जिस स्टूडेंट ने बिजनेस लॉ का पेपर स्टैंड में पास कर लिया, न्यू पेपर जब आता है उसमें 2 सेक्शन होंगे, उन बच्चों को बिजनेस लॉ वाला पेपर अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा सेक्शन, सिर्फ कंपनी लॉ का 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और उसमें वो 25 नंबर के ले लिए तो पास हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? बजाय ये कि सबको एग्जाम्पशन दे दो या किसी को भी एग्जाम्पशन ना दो, एग्जाम्पशन दो पार्ट वाइज। बिजनेस लॉ पढ़ा है, बिजनेस लॉ पास किया है, उस सेक्शन की एग्जाम्पशन, कंपनी लॉ पास किया है, उस सेक्शन की एग्जाम्पशन। कुछ समझ आती है बात की? अच्छा, अब अगली बात सुने। क्या इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ पढ़ लेना बेहतर है ताकि अगली अटेम्प्ट में सिर्फ कंपनी लॉ वाला पोर्शन ही अटेम्प्ट करना पड़े, या कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिजनेस और कंपनी लॉ दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे वो पेपर देना बेहतर है? अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बेहतर है? ठीक है, आप तो वैसे डिसीजन कर चुके हैं, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको बताने के लिए कि आपका डिसीजन मेरी नज़र में सही है कि गलत है, ये बताने के लिए। वरना अगर मेरे पास एक दफ़ा मेरे जहन में ये बात आई कि मैं ये छोटी सी वीडियो बना के स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद इसमें मैं बायस हो जाऊँगा कि मैं स्टूडेंट को कह रहा हूँ आप भाई मेरे पास आके पढ़ो, इस सब्जेक्ट को पढ़ो। मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट्स को अपना डिसीजन करने थे। हाँ, जो स्टूडेंट डिसीजन करके आएंगे उनके साथ फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। तो अब ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, लेकिन उससे पहले
बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि क्या इस अटेम्प्ट में आपने बिजनेस लॉ का पेपर सेलेक्ट करके सही किया या गलत किया, ये सुन लें। ये डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे। नंबर 1 कॉस्ट पे, नंबर 2 डिफिकल्टी पे। अगर तो कॉस्ट आपके लिए एक रैली, देखिए नुकसान क्या है इस अटेम्प्ट में, बिजनेस लॉ का पेपर अटेम्प्ट करने में नुकसान क्या है? एक नुकसान है, एक फायदा। नुकसान यह है कि आपको 2 दफा फीस भरनी पड़ेगी, एक दफा इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ की और एक दफा अगली अटेम्प्ट में कंपनी लॉ की। ये नुकसान है और ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाफ हो जाएगा। आपको कुछ पेपर अब पढ़ना है, कुछ पेपर अगली अटेम्प्ट में पढ़ना है। छोटा सा सवाल, फैसला करने में समझने में आसानी हो जाएगी। हमारे ज़माने में होता यह था, जब मैंने मैट्रिक किया ना, तो 9th और 10th 2 साल हम स्कूल में पढ़ते थे, पेपर इकट्ठे होते थे 10th के, और उसमें 9th का पोर्शन और 10th का पोर्शन दोनों इकट्ठे टेस्ट होते। अब ऐसा नहीं है मेरा ख्याल। अब 9th का पेपर अलग होता है, 10th का पेपर अलग होता है, और 10th के पेपर में 9th का सिलेबस शामिल नहीं होता। ऐसा ही है। मैं आपसे पूछता हूं कौन सी ऑप्शन बेहतर है? मिलती जुलती सिचुएशन है, ये ज़हन में रखिएगा। कौन सी ऑप्शन बेहतर है? पहली ऑप्शन कि 9th और 10th दोनों का इकट्ठा पेपर होगा 2 साल बाद, ये स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेहतर है? या दूसरी ऑप्शन, भाई 9th के बाद 9th का पेपर हो, उसमें सिर्फ 9th का सिलेबस, और 10th में 10th का सिलेबस? कौन सी ऑप्शन बेहतर है? दूसरी वाली ऑप्शन। लेकिन उसमें आपको 2 दफा पेपर फीस जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, ये अब डिपेंड करता है। अगर आपके लिए कॉस्ट ज्यादा रेलिवेंट फैक्टर है तो फिर आप एक ही दफा फीस जमा करवाएं, इकट्ठा पेपर दे दें। लेकिन अगर आपके लिए डिफिकल्टी रेलिवेंट फैक्टर है तो फिर 2 हिस्सों में। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अब आपने पेपर समझ ले 2 हिस्सों में पास करना, आधा अब और आधा बाद। क्लियर होगी ये बात? आखिरी चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जैसे मैं आपको बताया ना, हम प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे बात करते हैं, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, और वो ये अंदाजा कुछ फैक्ट्स की बेस पे होता है। आखिरी चीज आपके सामने एक फैक्ट रखने लगा हूं, ठीक है, जो मेरा ख्याल है कि शायद कोई पुराने टीचर होंगे ना, जो उनके पास ये स्टैटिस्टिक्स होगा, और चंद एक टीचर के पास ही होगा मेरा ख्याल है, ज्यादातर के पास शायद ना हो। ये मैंने आपको बोला कि पहले भी एक दफा ऐसा हो चुका है कि बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का पेपर अलग था। बच्चे पहले बिजनेस लॉ देते थे, फिर कंपनी लॉ, बाद में कंबाइन हो गया। ऐसा ही है, अब दोबारा ऐसे होना जा रहा है। एक बहुत रेलिवेंट फैक्टर आपके सामने रखा है। आई कैप आपको पता है, जब पेपर होता है ना तो पासिंग परसेंटेज शेयर करता है। जैसे मैं आपको बताया ना, पासिंग परसेंटेज 40% है, बताया ना? कहां से बताया? आई कैप ने मुझे बताया। तो मेरी एक आदत है, मैं आई कैप के जो रिसोर्सेज होते हैं डाउनलोड करके रख लिया करता हूं कि कभी काम आ जाएंगे, हो सकता है। तो ये उनमें से एक चीज आज वक्तन और भी चीजें काम आती रहती हैं। ये क्या है भला? क्या है ये? स्टैटिस्टिक्स ऑफ कैफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ ऑटम 25। आई कैप हर अटेम्प्ट में ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है। अब भी आई कैप की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतने पुराने नहीं मिलेंगे। वो शायद 5-6 अटेम्प्ट्स तक होंगे, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं होंगे। ये है 2015। लेकिन कोई पुराने टीचर होंगे ना, जिन्होंने ये जिनको डाटा संभाल के रखने की आदत होगी, उनके पास ये स्टैटिस्टिक्स होंगे। इसमें मुझे एक चीज बताइए, बिजनेस लॉ 2 दफा आ रहा है, ऐसा ही है? अभी इधर नहीं फोकस करना आपने, इधर क्यों 2 दफा क्यों आ रहा है? हाँ, एक दफा न्यू पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है, और एक दफा ओल्ड के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे थे, आई कैप ने जब ट्रांजिशन की तो 2 तरह के स्टूडेंट थे।
एक वो स्टूडेंट जिन्होंने बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों पेपर इकट्ठे देने थे, और दूसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने बिजनेस लॉ पास कर लिया था, सिर्फ कंपनी लॉ देना था। समझ आ रही है बात? तो ये वाली लाइन कौन सी है, किन स्टूडेंट की? जिन्होंने बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों कंबाइंड देना था। और ये किन स्टूडेंट्स की है? जिन्होंने सिर्फ कंपनी लॉ अटेम्प्ट करना था। जरा कैलकुलेटर निकालिए और मुझे बताइए, अब अगर आप देखें ना रेशो से भी आपको पता चल जाएगा, उस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या सेलेक्ट किया था? कंबाइंड वाला। का एक पेपर। अच्छा अब सुने, जिन स्टूडेंट ने सिर्फ कंपनी लॉ का पोर्शन दिया, अटेम्प्ट किया, उनकी पासिंग परसेंटेज क्या है? 52%। ये ICAP के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, 52। और जिन लोगों ने दोनों पेपर दिए, उनकी परसेंटेज क्या है? उनकी परसेंटेज है 23%, आधी से भी कम। आधी से भी कम क्यों? क्योंकि इसकी लॉजिकल रीजन है क्या, कि जब सिलेबस डबल हो जाएगा तो स्टूडेंट के लिए पास करना भी डबल मुश्किल हो जाएगा, और जो सिलेबस आधा आधा करके दिया हो वो कवर करना भी आसान हो जाता है। जब बचपन में वो होता है ना, इत्तेफाक में बरकत है, कहानी सुनते थे, वो लकड़ियां जो थी, ठीक है, वो जो दो लकड़ियां इकट्ठी करके तोड़ी जाएं, वो आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। और अलग अलग करके तोड़े तो आसान है। ठीक है, 9वीं 10वीं का पेपर अलग अलग दें, पास करना, नंबर लेना आसान है। और अगर इकट्ठा ही दें सेकंड ईयर में, दूसरे साल में जाए, मुश्किल है। समझिए, स्टैटिस्टिक्स में यही शो कर रहा है। तो जो स्टूडेंट, मेरा बजाती ख्याल, देखिए कल क्या होगा मुझे नहीं पता, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन एज ऑन टुडे के फैक्ट्स के मुताबिक और जो पास में होता रहा प्रेसिडेंट, उसके मुताबिक जो स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ पास कर लेते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरी असेसमेंट ये है कि वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। और जो स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं सर जी 2 की बजाय 1 पेपर, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो 1 पेपर ही 2 के बराबर होगा, क्योंकि उसमें बिजनेस मर्ज हो रहा है, पेपर एक्सक्लूड नहीं हो रहा। ये फैक्ट जहन में रखें, न्यूज मर्ज हो रहा है, एक्सक्लूड नहीं, वो डबल मुश्किल हो जाएगा, वो फिर इस कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं एज ऑन टुडे के फैक्ट्स के मुताबिक कि जो स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ का पेपर अटेम्प्ट करेंगे और पास कर लेंगे, वो बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। जिस वक्त ये इकट्ठा होता है ना, मैं आपको वो फैक्ट बताता हूं एक और, जिस वक्त ये इकट्ठा होता है ना, सबसे बुरा रिजल्ट जो है, बुरे रिजल्ट वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना 2-3, उनमें ये बिजनेस लॉ शामिल होता था। जब अलग हुआ ना, तो फिर स्टूडेंट्स की पासिंग परसेंटेज एकदम से डबल हो गई, और वो यही होता है डिवाइड एंड रूल, इसी को कहते हैं। तो आपने जिन स्टूडेंट्स ने इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ का पेपर सेलेक्ट किया है, देखिए कल क्या होगा मुझे नहीं पता, एज ऑन टुडे के फैक्ट्स के मुताबिक बिल्कुल सही डिसीजन किया है। और एंड पे आखिरी बात कह दूं, अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर मेरे से पूछता ना, ये पूरी ईमानदारी के साथ, अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है, अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर इस अटेम्प्ट में पेपर दे रहा होता ना और मुझसे पूछता बिजनेस लॉ उठाओ कि ना उठाओ, मैं कहता बिल्कुल जरूर उठाओ बिजनेस लॉ का पेपर। ठीक है, सिर्फ एक नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा? फीस 2 दफा देनी पड़ेगी, बस डिफिकल्टी लेवल है। और यहाँ पे आपको पता है कि पेपर जो पास हो जाए बड़ी बात है, एक एक पेपर। ठीक है जी, तो ये एक अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने इसको अवॉइड किया था। स्टूडेंट्स को मैं पहले नहीं बता रहा था, मैंने कहा बताऊंगा तो पहली क्लास में बताऊंगा, उससे पहले नहीं। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कुछ अगर बिजनेस और सीला इकट्ठे दे रहे हैं, अगर तो उनके मैनेज कर सकते हैं तो फिर इकट्ठे भी दे सकते हैं बिजनेस और सीला। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है ना, तो जाहिर है अलग अलग है, तो पेपर मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली दोनों पेपर इजी होंगे। ठीक है, देखिए इसकी जगह नया पेपर है, उसके बारे में कॉमन सेंस की बात है, उस वक्त तक हम नहीं बता सकते जब तक ICAP सिलेबस हमारे सामने नहीं रखेगा। और ICAP ने अभी तक न्यू स्कीम के मुताबिक सिलेबस हमारे सामने नहीं रखा, तो उसके बगैर अगर मैं कोई बात करूंगा वो हवाई बात होगी,
और हर प्रोफेशनल की आदत होती है वो हवाई बात नहीं करता, वो जो बात करेगा वो फैक्ट एंड फिगर की बेस पे करेगा। ठीक है, तो मैं कुछ कहना नहीं, कुछ अंदाजा है ज़रूर हमें, लेकिन वो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। जैसे ही ICAP सिलेबस शेयर करेगा अगले दिन मुझसे पूछ लीजिएगा सर ये क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। जी हाँ, ये अभी उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, अगर कोई बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ इकट्ठा करना चाह रहा है वो बिल्कुल वो कर सकता है। हाँ, वो ICAP हो सकता है एग्जाम्पशन कुछ ना कुछ ICAP कंसीडर करेगा, क्योंकि ICAP ये कहता है कि आप हर स्टूडेंट ने टोटल 8 पेपर ही पास करने होंगे। ठीक है, वैसे अगर इकट्ठा इस अटेम्प्ट में देना है बिजनेस लॉ और सी लॉ तो फिर मेरा ख्याल है नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दें। अगर आपने बिजनेस लॉ और सी लॉ दोनों इस अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्ट करने हैं तो उस स्टूडेंट के लिए मेरा ख्याल है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दे। ठीक, और कोई क्वेश्चन? लेकिन अगर इस अटेम्प्ट में भी दे देता है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, वो ज़ाया नहीं होगा, ज़ाहिर है उसको उतनी क्लियर से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा बेहतर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर बिजनेस और सी लॉ दोनों पेपर आप पढ़ रहे हैं इस अटेम्प्ट में तो फिर उस सूरत में बेहतर। लेकिन याद रखिए अभी ये भी कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। क्या भला? हाँ, स्कीम एप्लीकेबल कब होगी, ये ना हो हम इस अटेम्प्ट का पेपर छोड़ दें अगली अटेम्प्ट पे और पता चले वो स्कीम उससे भी अगली अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होगी, तो रिस्की है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी आपने जो प्लानिंग की हुई है ना अपने, उसके मुताबिक ही चलें। जी हाँ, ये भी कंफर्म नहीं है कि एप्लीकेशन कब से होगी, बिल्कुल ये भी कंफर्म नहीं है। ये मैंने आपको बताया ना, ICAP जब हमारे साथ सिलेबस ट्रांजिशनल स्कीम प्रोविजंस शेयर करेगा उसके बाद हम कंफर्म बता सकते हैं। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।